Hello, I am Vivek and this is the 7th lecture of the series in which we are solving PYQs of CSAT papers 2010 onwards, and along with that we are also covering all the necessary concepts that are required for the exam. So in today's class we will see concepts about number system and number theory. This is one single most important topic and most of the questions from this topic are common sense based and can be solved by simple counting. So like don't ignore this chapter or don't take this chapter lightly. हम एकदम बेसिक से ही करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. जैसे मान लीजिए 586 लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. राइट, तो ये कितना हो गया आप देख लीजिए. LHS और RHS. LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड. ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा है. कैसा ये LHS कितना है 586, दैट इज 586. ये सबको पता है. देन इधर देखिए 5 इंटू 100 इज वॉट 500. 80 into 10, 8 into 10 is what 80. 6 into 1 is 6. Then 500 plus 80 is what 580 plus 6. 580 plus 6 is what 586. तो सेम ही चीज़ लिखी है. हमने बस सबकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के हिसाब से अलग कर दिया. तो ये जो 5 और 8 और 6 लिखा है इसको इन डिजिट्स की क्या बोलते हैं फेस वैल्यू. लाइक 586 में 5, 8 और 6 इनकी फेस वैल्यूज़ हैं डिजिट्स की. राइट, एंड 5 इंटू 100 इज वॉट 500 बोलें या 5 इंटू 100 बोलें एक ही बात है. 8 इंटू 10 इज 80. 6 इंटू 1 इज 6. इसको बोलते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू इनकी प्लेस की वजह से चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 685 तो ये चेंज हो जाता ना 6 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1. तो चेंज हो गया ना. पहले देखिए 5 की फेस वैल्यू पहले कितनी थी 5. 8 की कितनी थी 8. 6 की कितनी थी 6. अभी भी सेम है ना 6, 8, 5. बट अब प्लेस वैल्यू देखिए है ना. अभी तक ये तो बोला था फेस वैल्यू सेम रहेगी. राइट, 586 586 5, 8 और 6 फेस वैल्यू है. यहाँ पे 5, 8 और 6 इनकी फेस वैल्यू है. तो फेस वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, प्लेस वैल्यूज का चेंज हो जाएगा. प्लेस वैल्यूज का क्या हो जाएगा 5 की प्लेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर में ऊपर वाले में 500. यहाँ पे कितनी है 5 ओनली. 8 की कितनी थी 80. फेस वैल्यू यही थी ना. यहाँ पे कितनी है यहाँ भी 80 है. चलिए 8 की चेंज नहीं हुई. 6 की कितनी थी क्योंकि 8 की क्यों चेंज नहीं हुई 8 का भी पोजीशन भी चेंज नहीं हुआ. पहले भी 10th प्लेस पे था, अभी भी 10th प्लेस पे, यानी पहले भी उनके बीच में था. सेकंड नंबर पे आता था. इधर से देखो उधर से देखो, तो राइट से देखो लेफ्ट से देखो सेकंड नंबर पे आता था. अभी भी सेकंड नंबर पे आता है. उस सेकंड नंबर को बोलते हैं 10th प्लेस. राइट, तो पहले 80 थी अभी भी 80 है. 6 के पहले कितनी थी 6 ओनली. फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम थी. अभी इसकी हो गई 600 क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो गया. अब जैसे 5 है तो 5 का जो प्लेस है उसको बोलेंगे यूनिट्स डिजिट. राइट, यूनिट्स प्लेस बोलेंगे 5 के प्लेस को, और 5 को बोलेंगे कि यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट रखी है दैट इज यूनिट्स डिजिट. 8 के प्लेस को क्या बोलेंगे 10th प्लेस, और अभी यहाँ पे 8 रखा है तो इस 8 को क्या बोलेंगे कि भाई 8 जो है 10th प्लेस पे रखा है, या 8 जो डिजिट है वो 10th डिजिट है. सिमिलरली 6 इज 100th डिजिट. जैसे 3 नंबर ये ऐसे चल लीजिए 4 डिजिट का कोई नंबर है, यहाँ पे कुछ भी रखा है 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 कुछ भी रखा है, इसको बोलेंगे यूनिट्स प्लेस. या यहाँ पे जो डिजिट रखी है उसको बोलेंगे यूनिट डिजिट. इसको बोलेंगे 10th डिजिट. इसको बोलेंगे 100th डिजिट. यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको मतलब डिजिट रखे उसको क्या बोलेंगे 1000th डिजिट, या ऐसे बोलेंगे इस प्लेस को बोलेंगे 1000th प्लेस. तो आपको आई होप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं नंबर्स. जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n कुछ भी ले लीजिए. इधर चले जाइए -1, -2 अप टू कुछ भी -m ले लीजिए. तो 0 लिखें, 0 से +1 करते जाइए. तो 0 + 1 हुआ तो 1. तो ये कन्वेंशन होता है कि 0 का राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, और जितना नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, जैसे मैग्नीट्यूड मतलब 4 का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है. राइट, 4 नंबर जो है 2 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड मतलब वही होता है. मैग्नीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा उतना वो नंबर 0 से दूर जाता जाएगा, जो कि बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल है. 8 जो ज़्यादा दूर होना चाहिए इसके 1s के. राइट, अगर 0 से हम कंपेयर कर रहे हैं तो 0 से 1 जितना दूर है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होना चाहिए ना 8 को. और कितना ज़्यादा दूर होना चाहिए 8 गुना होना चाहिए.
राइट। नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा, बाकी आपने नंबर लाइन का आइडिया नहीं कोई बात नहीं, पर इतना याद रखिए कि ज़ीरो को रखेंगे किसी प्लेस पे, जीरो को रख दो, बस उसके राइट में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव में भी कौन सा नंबर कहाँ होगा, +1 करते जाइए और एक एक नंबर करके लिखते जाइए। जैसे 0 + 1 पे 1 आ गया, देन +1 करेंगे 2 आ गया, +1 करेंगे 3, देन 4, देन 5 अप टू n। अप टू n मतलब कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मतलब अप टू इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स होंगे इस साइड, पॉजिटिव साइड में यानी राइट साइड में। सेम विथ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या करना है आपको, -1 कर दो। 0 - 1 इज वॉट, -1, -1 - 1 इज वॉट, -2, -2 एंड -1 इज वॉट, -3, -3 - 1 क्या है, -4। ऐसे करते जाएगा अप टू -m कहाँ तक जाएगा, अप टू -इन्फिनिटी रह जाइए, मतलब अप टू इनफाइनाइट नंबर्स चले जाओ, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। जहाँ तक भी जा सकते हो वहाँ तक चले जाओ, बस +-1 करते जाना, लेफ्ट साइड में जाना है, राइट में जाना है तो +1 करते जाना। इन पूरे को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, राइट। इन पूरे को इंटीजर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट चीज, ये आप 1 से अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, मतलब अप टू राइट साइड अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है जाने दीजिए। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है सारे, राइट। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि ये सारे पॉजिटिव हैं। आप बोल सकते हैं कि 0 भी तो पॉजिटिव है। 0 एक्चुअली ऐसा होता है, 0 को ना तो पॉजिटिव नंबर मानते हैं ना तो नेगेटिव नंबर मानते हैं। आपने कहीं +0 -0 लिखा नहीं देखा होगा, नहीं, एक्सेप्ट फॉर टेकिंग लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मतलब अगर हायर मैथ्स में पढ़ाया जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांट के लेवल की बात कर रहा हूँ जो आपके काम का है। तो उसमें कहीं भी आप +0 -0 लिखा नहीं देखेंगे, है ना। 0 इज सिंपली 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, राइट। तो 0 अगर पॉजिटिव नंबर थे तो 0 उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये बेसिक चीज़ है, ये जानना है बस। तो 1 से अब 0 के नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है भाई, 0.2, 0.3 भी वैसे तो बड़ा है 0 से, और नंबर भी है, रियल नंबर भी है, बट हम यहाँ इंटीजर देख रहे हैं, वो इंटीजर तो नहीं है ना। इंटीजर कौन सा है 0 से बड़ा, एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 1, उससे बड़ा कौन सा, एक जोड़ेंगे तो मिलेगा 2, ऐसे करते करते तो नेक्स्ट इंटीजर आपका हो गया 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू पॉजिटिव कहीं तक जाएंगे, तो ये इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है आपको पता ही चल गया। 0 लिखो, 0 के राइट लेफ्ट में +1 -1 ऐसे करते चले जाओ, सारे नंबर्स जो आते जाएंगे वही सब इंटीजर का सेट होता है, राइट। अब उनमें से भी पॉजिटिव वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब एक काम करो, आप अब ले लो 0 से ले लो, तो ये सारे नंबर्स हो गए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा वो, अप टू इन्फिनिटी। इसको क्या बोल देंगे, देखिए हमने क्या फिल्टर आउट कर दिया, यानी कि क्या नहीं लिया है, नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए हैं। तो आप बताइए 0 से, ये जो वाला केस लिया है, 0 से अप टू कोई भी +n कुछ भी चला जाए, मतलब अप टू n कुछ भी चला जाए राइट साइड में यानी पॉजिटिव साइड में, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जैसे ये था पॉजिटिव इंटीजर्स, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 था, जस्ट इसमें 0 इंक्लूड कर लो, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव नंबर्स तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं है, तो वही बोल देते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ना। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2 डिफरेंट थिंग। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव लेंगे, 0 वाला नहीं लेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर से बोलते हैं, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को भी एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब हो गया होल नंबर्स, राइट। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से जितने इंटीजर्स बचे कितने हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। भाई हमने नॉन नेगेटिव लिया था तो क्या देख के लिया था, यही तो बोला था ना कि वो नेगेटिव नहीं है। तो जो बचे थे, क्योंकि नेगेटिव वालों को छोड़ दिया था हमने, तो बोला था बचे हुए नॉन नेगेटिव हैं, तो ये एक्चुअल में नेगेटिव वाले थे ना जो छोड़े थे, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इनका कोई अलग से नाम नहीं है एज सच। नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलने को तो लोग बोलते हैं, बट एज सच कोई डिफाइंड नहीं है टर्म। देन ये इसको लेते हैं, यहाँ से जो 1 से स्टार्ट था, इधर 1 से अप टू +n राइट साइड कहीं भी गया था, इसको मैं बोलता पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको अगर हम नेगेटिव साइड ले जाते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट है ना, ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, तो इधर जाएंगे राइट साइड तो बोलेंगे हाँ कि ये 1 से स्टार्ट है। बट अगर हम इधर जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये 0 से स्टार्ट है, क्योंकि 1 को एक्सक्लूड कर रहा है ये, राइट। 1 2 3 4 5 6 इनको एक्सक्लूड कर रहा है, 0 को इंक्लूड कर रहा है।
तो ये हो जाएगा 0 से स्टार्ट है और अप टू नेगेटिव कहीं भी आ रहा है, तो यानी कि जितना नंबर छूटा था पॉजिटिव वाले से वही लिखा है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब सिंपल लॉजिक है, आप बस एक समझ लो कि पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, उसके बाद तो बाकी तब आ जाएगा। पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से जो बचा नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव से जो बचा वो नॉन पॉजिटिव। अब बस इतना याद रखने का है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, इंटीजर्स में भी जीरो इंक्लूडेड होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर सारे नॉन नेगेटिव होते हैं। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि नेगेटिव नहीं होते, तो कहीं आ जाए कि होल नंबर नेगेटिव हो सकता है, नहीं। इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है, नहीं है। नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, मतलब ऐसे बोल दे कि नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सबसेट है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। सारे नंबर्स तो नॉन नेचुरल नंबर्स तो नॉन नेगेटिव ही होते हैं, ऐसे कुछ भी आ जाए मतलब। तो आपको बस अगर ये चीज़ याद रहेगा, ये सब डायग्राम जो भी बनाया मैंने, और इसमें कुछ बनाने का नहीं, बस बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि किनको बोलते हैं। उसके बाद तब बहुत ही इंट्यूटिव है कि ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव है तो इतना नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था तो इतना नॉन पॉजिटिव है, राइट। अब पॉजिटिव वाले को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नॉन नेगेटिव वाले को होल नंबर बोलते हैं। ये इतना ध्यान रखने वाली बात है। जीरो जो है होल नंबर में आ जाएगा, बट इसमें नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, राइट। समझ गए यहाँ पे आप। नेक्स्ट आते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन बस वही जो अभी हमने इंटीजर देख लिए, तो इंटीजर के अलावा बाकी जो भी नंबर्स होते हैं ना, इंटीजर्स के अलावा बाकी जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे फ्रैक्शन होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है हमने देखा, 0 1 2 3 इधर 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे, -1 -2 -3 अप टू -100 -10,000 माइनस कुछ भी ले लीजिए, राइट। कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, बस +1 +1 -1 करते चले जाइए, वो सारे मतलब इंटीजर्स ही आएंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, बस इनके अलावा बाकी जो रियल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन होंगे। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर देखिए कुछ नहीं होता है, आप जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं सारे रियल नंबर ही होते हैं। मतलब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ, रियल नंबर तो सारे ही नंबर्स हैं जो कि आप पढ़ते हैं। अब रियल नंबर के मतलब रियल नंबर को डिफाइन किया गया है, तो यानी कि कुछ होता होगा नॉन रियल नंबर्स भी, यानी कि इमेजिनरी नंबर भी कुछ होता होगा। हाँ, इमेजिनरी नंबर भी कुछ होता है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ, बिल्कुल भी काम का नहीं है, बस जिनको बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है उनके लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी नंबर का रूट लेते हैं, √2 लिया ना, 1.414 ऐसे आता जाता है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग टाइप, ठीक है। हमने मान लो लिया √3 कुछ भी आया है ना, 1.732 है ना, √4 लिया 2 आया, बट अगर हम √-4 का भी लेते हैं, आप देखिए नहीं लेते ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका रूट नहीं ले सकते, बस ऐसा है कि इनका जो रूट लेंगे वो आएगा नॉन रियल, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। और हम नॉर्मल जो 10th क्लास तक के मैथ है उसमें इमेजिनरी नंबर से डील नहीं करते, सब कुछ रियल नंबर से करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका रूट ले नहीं सकते। रूट लेने के मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव का भी ले सकते हैं। तो इसीलिए -1 का जो अंडर रूट है उसको डिफाइन किया गया i, राइट। तो अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 3i। अपना रियल नंबर कैसे होता था, 3 4 8 10। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, 3i 4i 8i 10i। अब इमेजिनरी का भी थोड़ा सा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़े रियल लो थोड़े इमेजिनरी लो, ऐसे मिक्स कर दो। 3 + 4i ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर ना, 4 ऐसे ले लो दूसरा नंबर, 4 + 8i ये भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको हमें छोड़ देना है, ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी थी उनके लिए बता दिया, आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है। बस आपको ये जानना है कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नहीं होते हैं, कुछ और भी होता है जो कि हमें नहीं पढ़ना होता, राइट। तो फ्रैक्शन का क्या है, रियल नंबर्स वो सारे जो कि इंटीजर्स नहीं हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। अब आप शायद अच्छा कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं कि रियल नंबर में क्यों यूज़ कर रहा था, बस इसलिए बताया, ठीक है। तो फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए हो गया 3/7, अब 3/7 को आप इंटीजर के टर्म में लिखिए, नहीं लिख पाएंगे, है ना। 4/7 हो गया, 5/7 हो गया, या 7/3 हो गया, 8/3 हो गया, 10/3 हो गया ना, 11/4 हो गया, ऐसे कुछ भी ले लीजिए नंबर्स, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो <1 हो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या,
-4 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 4, -3/4 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3/4। अच्छा 3/4 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3/4 इटसेल्फ। तो आपको समझ आ गया ना कि अगर पॉजिटिव है तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू वही सेम चीज़ हो जाएगी। वैसे तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू को और भी मतलब होता है, अगर हम इमेजिनरी नंबर से डील कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से तो फिर अलग कहानी होती है, बट आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको रियल नंबर में रहना है। जब तक आप रियल नंबर डोमेन में, जो कि आपके सिलेबस में उतना ही है सिर्फ, तब तक बस ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इतना समझना है कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो और कुछ सोचने नहीं है। -4 का 4, -8 का 8, -3/4 का 3/4, -5/7 का 5/7, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी है। राइट, तो हमें क्या देखना है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। तो हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें से कौन कौन से प्रॉपर हो जाएंगे, इसका वैल्यू लेस देन 1 है, इसका भी लेस देन 1 है, इसका भी लेस देन 1 है। राइट, अब इनका नहीं है लेस देन 1, इन तीनों का लेस देन 1 है। फिर से अगर लिखूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसका क्या होता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है मैंने बता दिया कि हमें बस नेगेटिव वाला हटा देना है। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ऑब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 की कितनी होगी 3/4, 8/2 की कितनी होगी दैट इज 4 एक्चुअली, तो 4 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 4 इटसेल्फ। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। तो जैसे कि एग्जांपल लें 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 भी कर लो, देन उसके बाद 3/8 या 4/11, ऐसे कुछ भी नंबर ले लिए, इनकी सबकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। कैसे पता चला, मतलब वैसे तो पता चल ही जाएगा बट ठीक है, कैसे पता चला का ये मतलब है, ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 लेस देन 7, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो न्यूमरेटर यहाँ भी लेस देन डिनोमिनेटर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी सेम है, तो यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। राइट, ये बोल सकते हैं, या ऐसे बोल दो, आप इनको डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग है ना, ऐसे कुछ आता जाएगा, जितना ही बड़ा है फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट, तो उनको बोलेंगे कि ये लेस देन 1 है। और प्रॉपर फ्रैक्शन डिफाइन करने का तरीका भी वही है कि जिनकी वैल्यू लेस देन 1 हो। राइट, और सॉरी वैल्यू नहीं मतलब ऑब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों में फ़र्क है। जैसे आप बोल दो कि -4 की भाई ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो -4 तो फ्रैक्शन होगा, नहीं -4 नहीं हुआ ना, क्योंकि इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 4। वो तो पहली बात तो फ्रैक्शन नहीं इंटीजर में आता है, और फ्रैक्शन होना मान लो -4/3 भी कर दिया मैंने, तो इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू 4/3 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ना कि लेस देन 1। -4/3 लेस देन 1 है, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बट -4/3 की जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू है 4/3 दैट इज ग्रेटर देन 1, सो -4/3 विल नॉट बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या ऐसा ही बोल सकते हैं इम्प्रॉपर नेगेटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सब सही है, बट इसको प्रॉपर फ्रैक्शन मत बोल देना इस बेसिस पे कि वैल्यू लेस देन 1। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि वैल्यू लेस देन 1 है, मैंने ये बोला ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। देन दूसरा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब तो आप समझ ही गए होंगे इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, बस जो प्रॉपर ना हो भाई, तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1, जैसे कि अपना हो गया 8/3, 11/4, -7/2, -8, 11/3 ना, सबकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये सारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या दूसरा तरीका भी कह लो कि भाई जो न्यूमरेटर है उस वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर में भी सेम लॉजिक लगेगा आपका भाई, कि उसकी सबकी हमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब जैसे माइनस लगा है तो माइनस को आप कहाँ लोगे, 7/-2, देखो 7/-2 इक्वल टू वॉट, -2/7 ओनली, या -2/7 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे -2 नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर लगा हुआ है, सब सेम ही है भाई, कोई फ़र्क नहीं है किसी में। राइट, तो माइनस को मत ले लेना, जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की उसको लेना है। तो इस वाले में क्या होता था, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। राइट, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। या अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो है, तो 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, बस ये नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आ सकता है, बस 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा।
नेक्स्ट एक चीज़ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, देख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई नए टाइप का फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हम आप देख रहे हो हमने पूरा कवर ही कर लिया है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में सब कुछ ही कवर हो गया ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब कुछ कवर हो गया, तो अभी कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए कोई स्कोप बचा ही नहीं। मतलब जितने प्रॉपर थे वो तो थे, उनके डेफिनेशन क्या थे आपको, अगर मान लो अभी तो आपको पता है, मान लो एक मिनट के नहीं भी पता होती कुछ भी होता, बट जो प्रॉपर नहीं थे वो इम्प्रॉपर हो गए। तो आप ये देख रहे हो सब कुछ कवर हो गया, मतलब है हाँ और नहीं टाइप वाला बात हो गई कि या तो प्रॉपर होंगे या तो प्रॉपर नहीं होंगे। अब इनके अलावा तो कोई तीसरा टाइप हो नहीं सकता ना, या तो कोई नंबर प्रॉपर होगा या तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन है तो या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा उसको भी हमने कवर कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब कोई नया टाइप का स्कोप तो बचा नहीं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई नए टाइप का स्कोप नहीं है, मतलब नए टाइप का कोई फ्रैक्शन नहीं है, बस ये जो अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे 11/3 को हम लिखते हैं तो वैसे भी यानी 11/3 है, तो अगर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम, इंटू 3 टाइम्स जाएगा 9 2, तो अपना ये रिमाइंडर बचा 2, डिविजर था 3, डिविडेंड है 11, और अपना जो ये कोसेंट आया वो है 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2/3, ये कर सकते हैं ना, राइट, 3 + 2/3 कर सकते हैं इसको। तो इसी को हमने 3 + 2/3 को ऐसे लिखने के लिए, 2/3 में किसी को डाउट हो रहा हो तो मतलब ये लिखते डायरेक्टली कि भाई कोसेंट जितना था उतना लिख दिया, प्लस जितना बच रहा था रिमाइंडर उसको सिंपली डिविजर से डिवाइड करके लिख दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 0.6666 करते जाओ, कहीं लास्ट में 7 लगाते ना जहाँ पे टर्मिनेट करना हो, नहीं जितना मर्जी लिखते चले जाओ, ये चलता जाएगा 0.66 में, राइट। तो इसको ये चीज़ सेम है, तो बस इसी को नए तरीके से लिख दिया जाता है 3 × 2/3। बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है। 11/3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11/3 को 9 + 2 कर दो 11 को बाई 3, तो ये अलग अलग कर दो, 9/3 + 2/3 दैट इज 3 + 2/3 दैट इज 3 2, राइट। तो अगर आपका कुछ ऐसा आता है m + a/b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ma/b, और हमेशा प्लस लगा के लिखना कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए इस तरह लिखते हैं। और इस तरह करने की फिर भी क्या ज़रूरत पड़ी, तो बोल दो कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहने देते हैं। तो ज़रूरत ये पड़ी कि हमको दिख जाता है कि भाई इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 3 टाइम्स है, राइट। अभी ये तो छोटा नंबर है, जैसे मान लीजिए आप 48962 डिवाइड बाई 17 लिखा है, मान लीजिए डिवाइड बाई 17, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए ना, ma/b के टर्म में लिखा है तो आपको m दिख जाएगा कि भाई m कितना है, 200 गुना है, 300 गुना है, क्योंकि आपको ये पता है ये तो एक से छोटा ही नंबर है, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ 48962 बाई 17 कर दिया, ma/b कुछ आ गया। अब a/b तो आपको पता है 1 से छोटा ही नंबर है, क्योंकि वो तो हमने देखा कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो ये वाला बचता है a/b, वो तो ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन ही बचेगा, क्योंकि वो इम्प्रॉपर होता तो m की बजाय एक बार और डिवाइड हो जाता और m की बजाय m+1 आ जाता, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 4 कर दिया होता, 2 टाइम्स जाता और 5/3 कर देते हैं, हम इसको ऐसे मान लिख देते 11/3 को 2 + 5/3, तो 5/3 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको और अच्छा कर सकते हैं, मतलब एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो 2 + 1 + 2/3, तो 3 2/3 वही आ जाता, राइट। तो अगर ये इम्प्रॉपर होता a/b तो एक बार और डिवाइड हो जाता और m+1 हो जाता, आपको साथ समझ आ गया होगा, राइट। तो यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, a/b प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब वैल्यू लेस देन 1 है, तो कुछ भी m जो होगा वही इसका मोटा मोटा वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा ना। आपको अगर जल्दीबाजी में देखना है मान लो नंबर पे, तो आप देख लोगे ना कि 300 पॉइंट समथिंग है, जैसे मान लो आपको बता दिया गया 300.23, अभी 3 3 4 कुछ भी आता जाए, बट आपको पता है भाई 300 से बड़ा है, 301 से छोटा है, आपको आइडिया लग गया ना। दूसरा आया 489 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आपको पता लगेगा भाई 489 पॉइंट है, मतलब ठीक है 489 489 से ज़्यादा है एंड 490 से कम है, आपको ये रेंज सीधे दिख गई, राइट। डेसिमल के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऐसे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या इसमें आपको समझ आ रहा है, 48962 बाई 17 में आपको कुछ समझ आ रहा है कि कितने टाइम जाएगा। अगर आपने मेंटली कैलकुलेट नहीं किया समझ नहीं आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या है ना, ये डिवाइड बाई ऐसे सोच के थोड़ा लग जाएगा 10-15 सेकंड, तो आपको समझ आएगा हाँ ठीक है ये है।
बट अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना लिखा होके मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता इस फॉर्म में एम ए बाई बी, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं एम राइट ए बाई बी, है ना, एम सही 1/b, ऐसे मतलब a/b, ऐसे आपसे बोल लो आप। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता मिक्स फ्रैक्शन में तो आपको दिख चुका होता अब तक कि यहाँ पे कितने टाइम्स हैं। तो बस इसके लिए मोटा मोटा नंबर के फील लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा एनालिसिस करने में आसानी रहती है, उसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, राइट। तो नेक्स्ट हमने ये तो कर ही लिया। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, वहाँ जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, इन नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जो सारे इंटीजर अपने 2, 3, 4, 8, -16, -20, ये सारे अपने रेशनल नंबर्स भी हैं। कैसे? इसको 2/1 कर दो, 3/1, 4/1, बाई 1 कुछ भी कर दो, है ना, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे आप ऐसे कर लो, 6/2 कर लो 3 को, ये भी चलेगा। 4 को क्या कर सकते हो, है ना, 8/2 कर लो, 8 को कर सकते हो 24/3 लिख लो, है ना, ऐसे आराम, मतलब बहुत सारे इससे आप रेशनल नंबर अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो एक ही इंटीजर से, राइट। वो नंबर सारे सेम ही होंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ अलग अलग रेशनल नंबर लिख सकते हो, नहीं, वो नंबर भी सेम होंगे, बस अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो, अलग अलग फैक्टर्स लेके। जैसे बाई 1 मैंने सीधे ले लिया था यहाँ पे, है ना, बाई 1 वैसे इंटू होना चाहिए अब तक, क्योंकि किसी को भी डिवाइड करोगे 1 से तो वही नंबर बचेगा। तो सिंपली 3/1 इज़ वॉट 3, 4/1 इज़ वॉट 3, 4। तो अब 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 को 4/1 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो अब अपने इंटीजर्स वगैरह तो हो गए, रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे वो भी सारे होते हैं अपने, सॉरी ये रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 7/4, 4/7, 3/8, 8/3, 2/7, 7/9, ऐसे कुछ भी ले लो, है ना, माइनस वाले भी ले लो, -7/4, -188/21, है ना, हो सकता है ये कैंसिल आउट थोड़ा बड़ा हो जाए, बट नहीं होगा, है ना, 7 से शायद हो जाए, बट 3 से तो नहीं हो रहा। 3 से क्यों नहीं हो रहा, आपको पता होना चाहिए, हमने ये क्लास 1 में डिस्कस किया था, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, 8 + 8 16 + 1 कितना 17, 17 नॉट डिविजिबल बाई 3, राइट। ये तो आप रिवाइज करते रहिए। तो ऐसे कुछ भी ले लो, -7/2, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं? हाँ होते हैं। तो कौन से? वही जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं उनको, हाँ यहाँ पे आप ये देखिए, डिवाइड बाई 0 नहीं होना चाहिए था। तो जैसे डिवाइड बाई 0 वाला कोई भी नंबर ले लो, मतलब 4/0, है ना, 2/0, यहीं पे ले लेते हैं इसको, ऐसा 2/0, 4/0, ये सब रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन है कि p/q जो है p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हो जाएंगे अपने टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, राइट। तो इरेशनल नंबर मेनली हमें कौन से देखने होते हैं? जैसे √3 है, √2 है, ऐसे और भी रूट्स हैं। फिर देन पाई अपना एक इरेशनल नंबर है अपने, और जैसे √3 कितना होता है 1.732, ऐसे चलता जाता है। √2 क्या होता है 1.414, चलता जाता है। पाई कितना होता है 3.14, चलता जाता है। पाई को हम लिख देते हैं 22/7। बहुत लोगों ने यूज़ करा होगा सर्कल वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, या मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री जब भी पढ़ते हैं, पाई तो बहुत यूज आता है, बट ये नहीं होता है इतना एग्जैक्टली। ये 3.144 एक चलता ही जाता है। तो हमें इससे एक ट्रेंड दिख रहा है कि इसमें जो है इरेशनल नंबर्स में डेसिमल के बाद वो चलता ही जाता है। अब तो ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाले तो पक्का ही होंगे इरेशनल। कौन से? डेसिमल के बाद जो भी हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि 2 2 2 2 2 आ गया, नहीं, ये नहीं हो रहा। ये डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं, कुछ भी आया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा कि सब 2 ही आ रहे हैं, सब 2 ही आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो ये क्या होता है 0.6666 ऐसे चलता जाएगा ना, ये भी इन्फिनिटी बार आएगा 6, बट ये रिपीटिंग है यानी कि रिकरिंग है। तो इसको लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 की तो वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें कुछ भी हमने अप्रॉक्सीमेशन नहीं करा है। जैसे ये अप्रॉक्सीमेटेड है 1.732, 1.414 अप्रॉक्सीमेटेड है, 3 ये अप्रॉक्सीमेटेड है, ये 0.666 अप टू इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू है 2/3। और ये पाई की जो 22/7 लिखते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स लेते हैं उसका,
रेशनल नंबर काउंटर पार्ट लिखने का ट्राई करते हैं, या डेसिमल में 3.14 तक यूज करते हैं हम, बट ये चलता तो जाता है इन्फिनिटी तक। तो आपको ये याद रखना है कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिकरिंग का हमने मतलब देख लिया। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ऐसा ना हो 0.666 ऐसा चलता रहा नहीं, या एक लेवल के बाद 222 जैसे यहाँ पे हो जाए 4444444 ऐसे चलता जाए, नहीं वैसा नहीं हो रहा। वैसा होता तो हम लिख लेते हैं इसको डेसिमल, इसको इसके रेशनल नंबर के टर्म में, बट ये नहीं हो रहा है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ऐसे नंबर। तो नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, अपने को समझ आ गया, और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। जैसे मान लो रिकरिंग नहीं है, इतना ही होता 3.14 ही होता, तो भाई इसको तो लिख देते ना, क्या लिखते हैं 314/100। अब कैंसिल वैंसिल करना है कर लो, वो ठीक है, बट ये भी तो हो गया ना भी कैंसिल करो फर्क नहीं पड़ता, P/Q फॉर्म में तो लिख गया 314/100 P/Q फॉर्म में हो गया ना, जहाँ पे Q दैट इज डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, इतनी तो कंडीशन थी, हो गया सेटिस्फाई। राइट, जो इन्फिनिटी वगैरह है जैसे समथिंग बाय जीरो ना, 4/0 5/0, ये सब टेंडिंग टू इन्फिनिटी होंगे। इन्फिनिटी को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल 8 करके, और टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं हमेशा। इन्फिनिटी अचीव नहीं होता है, मतलब इन्फिनिटी कोई भी नंबर है जो कि आप जितना भी बड़ा सोच सकते हो उससे थोड़ा बड़ा है। अगर आपको कभी लगे कि आपने इन्फिनिटी अचीव कर लिया है, तो बहुत बड़ा नंबर में निकाल लिया, तो इन्फिनिटी के बराबर है, तो बस इन्फिनिटी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1 मिनट 1 सेकंड के लिए कि आप इन्फिनिटी पर पहुंच गए, क्या ठीक है ये तो इन्फिनिटी रीच कर लिया मैंने, तो बस इन्फिनिटी उससे थोड़ा और आगे चला जाएगा, ऐसे कह लो। और जितना भी आप सोच सकते हो, जितना भी आप अचीव कर सकते हो, जितना भी कोई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर अचीव कर सकता है, इन्फिनिटी उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। राइट, कुछ भी अचीव कर लो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना चाहिए कि समथिंग बाय जीरो। हाँ, कुछ लोग यहाँ गलती ना करते हैं कि 4/0 को 0 लिख दो, भाई ये सब ब्लंडर मत करना, ये तो 5th क्लास तक क्लियर हो जाते हैं डाउट। 4/0 0 नहीं होता है, 0/4 0 होता है, 0 बाई समथिंग नॉन जीरो। जैसे देखिए 0/4 क्या होगा 0, 0/5 क्या होगा 0, बट 4/0 क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा बता चुका हूँ। 5/0 क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। अब 0/0 क्या होगा ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि भाई 4/0/4 0/5 समझ आ गया कि 0 0 होगा, कि समथिंग 0 ऐसे लिख दो, 0 अपॉन नॉन जीरो, तो ये तो 0 आएगा। देन ऐसे कर लो नॉन जीरो अपॉन 0, तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बट अगर ये 0/0 ही हो गया तो ये क्या होगा, राइट, ये 0/0 क्या होगा, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोला, इसको इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं। कुछ लोग सोचेंगे 0 बोल सकते हैं, भाई 0/समथिंग ही तो है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं समथिंग बाई 0 ही तो है, तो इसको तो हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी की टेंड कर रहा है। बट ये क्योंकि 0/0 है, दोनों कंडीशन साथ में देखोगे तो ना तो ये इन्फिनिटी है ना तो 0 है। ये बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, मतलब इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बट दिस इज इनडिटर्मिनेट, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट, ऐसे नंबर्स हैं, इनकी लिमिट निकाली जा सकती है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते 0/0 को। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको जानना थोड़ा बहुत चाहिए, सही रहता है। मतलब आप तो बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे एटलीस्ट, कि 0/समथिंग और ये समथिंग बाई 0 में। ठीक है, तो रेशनल नंबर पता चल गया, इरेशनल पता चल गया, इवन ऑर्डर आपको बताइए, इवन का मतलब क्या है, 2 से डिविजिबल हो, है ना। देखने का तरीका क्या है, लास्ट वाला देख लो भाई, लास्ट वाले जो डिजिट है जैसे 2 5 6 2 ऐसे है, तो वैसे 2 डिविजिबल है, लास्ट वाला पकड़ लो, है ना। कोई भी नंबर है 2 4 8, लास्ट वाला पकड़ लो, 2 4 7, ये इवन नहीं है, लास्ट वाला देख लो कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। हमें तो नंबर को पूरे को देखना है, बट पूरा डिविजिबल होगा 2 से। अब वो क्यों होगा पूरा 2 से डिविजिबल, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर 2 लास्ट वाला डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल कैसे हो जाएगा 2 से। अब ये वैसे तो बड़ा सिंपल था, बट आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने 3 9 ऐसे करके अलग अलग बताया था, तो वहाँ पे समझ आएगा। राइट, तो ये आप या भी ठीक है, थोड़ी देर में बता देता हूँ फिर से, टाइम मिला तो बट आपको अभी के लिए याद रखना है कि 2 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट का डिजिट जो है वही पकड़ेंगे और उसको देखेंगे वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, दैट्स इट। राइट, वो 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, इवन। अब जो इवन नहीं है वो ऑड है। राइट,
इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंटीजर्स इवन नहीं हैं वो ऑड हैं। द नेक्स्ट थिंग आती है कुछ फैक्टर्स की बात आती है। तो फैक्टर्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है n, उसको हम लिख सकते हैं ना, मान लीजिए हमने नंबर n लिखा, n को हमने a से डिवाइड किया, उसका हमारा जो भागफल जिसको बोलते हैं कोशेंट वो आया c, है ना। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आया n1 या कुछ भी ले लीजिए, उसके बाद रिमाइंडर जो बचता है वो होता है r, राइट। कोशेंट को चलिए q कर देता हूँ मैं, q आया कोशेंट, a अपना क्या था, डिवीज़र था, c n अपना नंबर था, n1 ठीक है, a को q से मल्टीप्लाई करने पे n1 आया, जैसे ये बता रहा हूँ मैं 7:2, है ना। 2 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 2 × 3 टाइम्स आएगा, 6 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो बस यही सब बता रहा हूँ, राइट। तो ये 1 की जगह पे r है, q की जगह पे 3 है, a की जगह पे 2 है, राइट। तो इस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो अपना a था a इंटू क्यू, राइट, a इंटू क्यू प्लस r। आप इसके लिए वेरीफाई करिए। 7 को ऐसे लिख सकता हूँ कि a की जगह क्या था 2 से डिवाइड किया था, 2 इंटू 3, क्वेश्चन की जगह था 3 प्लस r इंटू 1, ये क्या है 6 + 1 दैट इज 7, यानी कि ये क्वेश्चन है वेरीफाइड। आप कोई भी और एक पुट करके केस देख लो, ये वेरीफाइड है, राइट। ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा 2-3 चीज़ें जाननी है। पहली बात तो a को क्या बोलेंगे, डिवीज़र, जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे डिवीज़र। n को क्या बोलेंगे, डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे डिविडेंड। और q को क्या बोलेंगे, कोशेंट, कि जो डिवीज़न के बाद जो उसका आउटपुट आ रहा है, या इसको भागफल भी बोलते हैं, उसको बोलेंगे कोशेंट। और ये r को क्या बोलेंगे, r को बोलेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बच रहा है। तो 7/2 वाले केस में अपना 2 जो है डिविजिबल है, सॉरी डिवीज़र है, 7 जो है डिविडेंड है, 3 जो है कोशेंट है, देन 1 जो है ये 1 ये रिमाइंडर है, राइट। तो मैंने वही इक्वेशन फॉर्म में लिख दी। तो आप किसी भी टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब अपना रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, a जो है वो n का फैक्टर है। q को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा आएगा क्या, n = a इंटू क्यू प्लस आर, a इंटू क्यू प्लस आर। a क्यू क्या है मैंने बता दिया, a है अपना ये जो डिवीज़र होता है इसका, q है अपना कोशेंट, n है अपना डिविडेंड यानी वो नंबर खुद ही, r है अपना रिमाइंडर। 7/2 के केस में मैंने 7 और 2 के केस में देख भी लिया कि 2 अपना डिवीज़र है, 7 अपना डिविडेंड है, 3 अपना जो कोशेंट है वो है, 1 अपना रिमाइंडर है। तो ठीक है, अब अगर हम r को 0 डाल दें यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है। तो n अपना हो जाएगा a इंटू क्यू। तो यहाँ पे a एंड q जो हैं क्या हो जाएंगे, आर फैक्टर्स, बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ n। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर a जो है किसी नंबर n का अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जब a से डिवाइड करेंगे n को तो रिमाइंडर 0 बचेगा। कोई भी नंबर q अगर n का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, जब q से डिवाइड करेंगे n को तो रिमाइंडर अपना 0 आएगा, राइट। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, n इज मल्टीपल ऑफ q, n इज मल्टीपल ऑफ a एंड ऑल्सो n इज मल्टीपल ऑफ q। तो अगर a जो है n का फैक्टर है तो n a का मल्टीपल है, q जो है a का फैक्टर है तो q जो है n का फैक्टर है तो n जो है q का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब सिंपली इंग्लिश वर्ड ही पूरा बता रहा है कि मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल टाइम्स। जैसे a है 2a आया, 3a आया, है ना, 500a आया, है ना। इसमें से कुछ भी, इसको जो भी नंबर है a, उसमें तो कोई भी इंटीजर वगैरह मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद अगर कोई भी नंबर अचीव हो रहा है तो वो सारे उसके मल्टीपल्स हैं। बाकी बेसिक मल्टीपल का भी हमने लेक्चर में देखा था थोड़ा सा 2 मिनट में, तो उतना आइडिया आपको हो गई। जैसे q मान लीजिए q है अपना 10, तो इसके मल्टीपल कितने हुए, 10 हो गया, 10 × 1 यानी कि ये भी मल्टीपल है, 100 भी हो गया, 20 भी हो गया, 30 भी हो गया, 10,000 भी हो गया। तो कितने भी नंबर हैं जिसको
10 से कुछ इंटीजर को मल्टीप्लाई करके अचीव कर सकते हैं वो सारे मल्टीपल हो जाएंगे। या ऐसे कह लो, अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई करके अचीव कर रहे हैं तो अगर n को हम डिवाइड करेंगे a से तो अपना जो कोशेंट है वो कुछ आएगा जो कि क्यों आएगा, बट अपना रिमाइंडर 0 आएगा। तो कोई भी नंबर है उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड, मतलब कोई भी नंबर n है उसको किसी नंबर a से अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 होता है तो a को बोलेंगे कि n का फैक्टर है और q को भी बोलेंगे कि जो कोशेंट आया था उसको भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है n का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर a को n से डिवाइड किया था तो कोशेंट q आया था, तो अगर q को मतलब n को q से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट अपना a आएगा। मतलब n को अगर a से डिवाइड किया था तो कोशेंट आया था q और ये ना के रिमाइंडर 0 बचा था। तो अगर हम q को मतलब q से n को डिवाइड कर दें तो कोशेंट a आएगा और फिर से रिमाइंडर 0 बचेगा। तो q अगर फैक्टर है तो मतलब कोशेंट फैक्टर है और डिविजर है वो भी फैक्टर है, दोनों ही फैक्टर हैं इसके। और ये n जो है इन दोनों का मल्टीपल है। तो ये होगी बात मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स के। देन एक बात होती है कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए है 10, तो 10 एंड 1 इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। कोई भी नंबर है, मान लीजिए 17, तो 17 एंड 1 इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। कोई भी नंबर है 19, तो 19 एंड 1 इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। कोई भी नंबर है 400, तो 400 एंड 1 इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, राइट। क्योंकि 400 इंटू 1 इज़ वॉट, जैसे मान लीजिए मैं 400 से यानी 400 से 400 को डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 400 कोशेंट 1 आ गया, रिमाइंडर 0। तो 400 को 400 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, कोशेंट 1 आता है। तो 400 तो फैक्टर हो गया सीधा सीधा, और 1 भी तो फैक्टर हो गया, क्योंकि डिविजर फैक्टर होगा तो कोशेंट भी फैक्टर होगा। क्यों होगा ये अभी तो देख रहे थे 5 मिनट से, राइट। क्योंकि अगर हम मान लीजिए दोनों साइड देख लो ना, कि अगर हम 1 से डिवाइड करते 400 को तो कोशेंट आता 400 और ये आता 0, रिमाइंडर फिर से। तो रिमाइंडर 0 है जिस केस में उसमें कोशेंट और डिविजर दोनों ही फैक्टर होंगे। सेम विद 19 को 1 से डिवाइड करो, 19 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 19 को 19 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो कोई भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, नंबर इटसेल्फ एंड 1, राइट। तो अगर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं कि उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और कोई फैक्टर नहीं होता। ये 2 फैक्टर सभी के होते हैं, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो प्राइम ना हो। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स भी देख ही लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब है जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं, जिनके 1 नंबर इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर फैक्टर। ये डेफिनेशन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए बताऊँ डायरेक्ट, आप ये सीधे यही वाले एग्जाम में अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैं किसी बुक से देख के पढ़ के आपको बता दिया, नहीं, ये समझने वाले डेफिनेशन ही हैं। मतलब इन्हीं को आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी अप्लाई करना है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ कैलकुलेट करने का कि कितने प्राइम नंबर्स वगैरह हैं ये फाइंड करने का स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, आपको उस फैक्ट को अगर स्टेटमेंट वाइज है तो फैक्ट को इसी से वेरीफाई करना है। अगर वो कुछ और है मतलब जैसे हमें फाइंड करना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं जो भी हैं, वो सब इसी बेसिक मेथड के बेस पे करना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ यही दोनों फैक्टर हो तो प्राइम नंबर्स होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर नहीं है का मतलब क्या कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यही 2 फैक्टर सब, ये 2 फैक्टर सब में ही होंगे और सिर्फ यही 2 हो तब वो प्राइम नंबर है। तो अगर इन दोनों के अलावा एक भी फैक्टर और आ जाएगा तो वो नॉन प्राइम नंबर हो जाएंगे। नॉन प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 नंबर इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर फैक्टर, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 8 है, तो 8 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हर एक कॉम्पोजिट है, ये तो क्लियर है, राइट, क्योंकि इसका 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 7 है तो 7 क्या है, प्राइम, क्योंकि 7 इंटू 1 दैट्स इट, और कोई फैक्टर ही नहीं है भाई।
9 है तो कॉम्पोजिट नंबर है, 3 भी इसका फैक्टर है, मतलब 3 ही फैक्टर है इसका, 1 भी है, 9 है। 19 है ना, प्राइम है, 19:1। 17:1 और कोई है ही नहीं। 23:1 और कोई फैक्टर ही नहीं है इनका। तो ये सारे प्राइम नंबर हो गए, 19, 23, 17, 19, 7। ये 8 और 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। ये थोड़ा देखिए कि जैसे हमारे पास है 24, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 है ना। क्यूब है ना, 2 टू द पावर कितना, 3, 4, 5 जो भी आ रहा है उसका फंडा आप शायद, मतलब हम इतने लेक्चर्स कर चुके हैं, हर बीच में यूज आता रहता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि कैसे लिखते हैं, तो अब तक शायद आपको ये सब क्लियर होगा कि कैसे लिख रहे हैं इसको। 8 का क्या मतलब होता है भाई, 2 से डिवाइड करो 4 आएगा तो एक 2 लिख दो, देन फिर से 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, एक 2 लिख दो, देन फिर 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, एक फिर एक और 2 लिख दो। तो 3 बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना। एक बार डिवाइड करने में 4 बचेगा, दूसरी बार डिवाइड करने में 2 बचेगा, तीसरी बार डिवाइड करने में 1 बचेगा। तो 1 जब बचेगा तब रुकेंगे, उससे पहले 3 बार डिवाइड हो गया तो 2 टू द पावर क्यूब लिख दो, मतलब 2 टू द पावर 3 लिख दो, यानी कि 2 क्यूब। ऐसे कह लो या सिंपली आप देखिए लो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 ही तो होता है 8, 4 गुणे 2 8 होता है, तो 4 में क्या 2 गुणे 2 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जैसे भी करना है आप मतलब समझ गए होंगे। जैसे अपना है मान लीजिए 45 है, तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 5। 9 कितना है अपना, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 5। राइट, ये पास के टर्म में लिखना आपको आई होप आ गया। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि प्राइम नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं, कि भाई ये कोई प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप बताइए कि प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। बड़ा सीधा सा ही मेथड है कि जैसे एक से लेके है ना, ये है, हमें इसका फाइंड करना है कि n जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 से लेके n तक मैंने ऐसे नंबर लिख दिए। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि सिर्फ इसका 1 जो है और n ये दोनों ही फैक्टर हो, बाकी कोई इसके फैक्टर ना हो। यही मतलब होता है प्राइम नंबर का। राइट, प्राइम नंबर का यही मतलब होता है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इस केस में n है तो 1 और n यही 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 2 n माइनस 1 ये 3 नंबर्स और होंगे जो इसके बीच में आएंगे ना भाई। 1 2 3 4 5 6 करते करते n तक जाएगा। तो 1 और n अगर फैक्टर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर के होते हैं, तो 2 और 2 n माइनस 1 यानी 2 3 4 5 6 7 अप टू n माइनस 1 ये उसके फैक्टर्स होंगे। राइट, मतलब ये इसमें से एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब उस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। राइट, क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमें पता करना है कि n कोई प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 और n तो ऑलरेडी फैक्टर होंगे इनके, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है सही, बट और कोई फैक्टर ना हो। और कोई फैक्टर ना हो का मतलब है कि 2 टू n माइनस 1 के 2 3 4 5 6 7 अप टू n माइनस 1 तक कोई भी फैक्टर ना हो n के, यानी कि कोई भी नंबर इनमें से n को ना डिवाइड करता हो। तो सिंपली हम n को लेंगे, n/2 देखेंगे कि भाई रिमाइंडर 0 तो नहीं हो रहा ना, n/3 का भी देखें, n/4 का भी देखें, अप टू n/n-1 का देखें। और देखिए ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी का रिमाइंडर 0 हो जाए, क्योंकि फैक्टर होने की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी क्या होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाए। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी का भी रिमाइंडर इसमें से 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया, अगर नहीं हो रहा किसी का भी रिमाइंडर 0 तो वो प्राइम नंबर हो गया। राइट, बट ये आपको दिख रहा होगा तो बड़ा टाइम टेकिंग है। मान लो हमें दे दिया गया कि भाई 101 का पता करो, तो हम तो क्या 2 से लेके 100 तक यानी कि 99 नंबर्स का करते रह जाएंगे क्या, नहीं। हम मतलब कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसका कुछ और तरीका में थोड़ा सा ये है कि हमें 2 टू n-1 का फाइंड नहीं करना होता है, ऐसे फाइंड कर लो 2 अप टू रूट n है ना। अब रूट n वैसे आपको शायद छोटा लिख रहा हो कि मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट रूट n बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जैसे 197 होता मान लीजिए, तो 197 में आप रूट लोगे तो 40, क्योंकि 196 होता है 14 का, तो 190 तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो आप सोचो 197 से 14 पे आ गए भाई। आप 625 ले लो, 625 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। अब 625 यानी कि 2 टू 624
2 से लेके 624 तक सारे नंबर का कहाँ वेरीफाई करते हैं, कहाँ आपको 2 से 25 तक ही वेरीफाई करने हैं, तो छोटा नहीं होगा। मतलब ये मैंने बहुत बड़ा सवाल ले लिया कि 625 का ऐसे नहीं देगा, या तो फिर वो डायरेक्टली याद वाले नंबर कुछ होते हैं प्राइम नंबर, वो है ना, वो वाले देगा। बट यूपीएससी में तो ऐसा करता नहीं यूजली, कुछ ना कुछ सॉल्व करने का देंगे, तो सॉल्व करने का इतना लंबा नहीं दे देंगे कि आप बिल्कुल फाइंड ना करते पाओ, या आपको दिख जाएगा डायरेक्टली। अब भाई ऐसे 625 का दे दिया तो दिख रहा है ना यार कि 5 25 25 होता है, राइट। ये तो कहाँ से हो जाएगा प्राइम नंबर, ये तो है, राइट। 101 में आपको डाउट होगा कि भाई 101 है कि नहीं, आप चेक करता हूँ हर एक नंबर से, राइट। बट इसमें आपको 25 में तो नहीं होगा, तो मैक्सिमम वो देगा भी तो 101 का देगा। तो अब 101 का कितना 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से 10 तक कितने नंबर हुए, 9 नंबर हुए। मतलब वैसे एक्चुअली में उसमें 11 तक निकालना है, तो 10 नंबर हुए, तो उनका फाइंड कर सकते हो आप 1 मिनट में, राइट। वो मतलब मैक्स वैसा होगा कि भाई वो मैक्सिमम नंबर दे रहे हैं, उससे लंबा तो नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अगर फाइंड करना है कि n जो है प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हमें पता है कि 1 और n तो भाई ऑलरेडी इनके फैक्टर्स होंगे, तो बस ये पता करना है कि और कोई फैक्टर ना हो। और कोई फैक्टर ना हो का मतलब 2 to n-1 कोई फैक्टर ना हो। मतलब भाई n, अब ये तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कि n से बड़ा भी फैक्टर हो सकता है। अब 5 थोड़ी ना 4 का फैक्टर होगा, 642 कोई 24 का फैक्टर थोड़ी होगा भाई, फैक्टर तो नंबर से छोटा ही होगा। कि फैक्टर डेफिनेशन क्या थे कि जिससे डिवाइड कर दें नंबर को तो रिमाइंडर 0 आए, बट नंबर तो भाई उससे बड़ा ही होगा ना, क्योंकि नंबर बड़ा नहीं होगा तो वो उसका मल्टीपल हो सकता है, बड़ा वाला मल्टीपल होता है हमेशा, छोटा वाला फैक्टर होता है, राइट। तो ठीक है, हमें क्या करना है, फिर फाइंड करना है कि ठीक है n जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 to n इतने के n नंबर्स हो गए, इसमें से 1 और n ये सारे नंबर्स, ये दोनों नंबर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट n के फैक्टर्स हैं। तो 2 3 4 अप टू n-1 ये सारे में से कोई फैक्टर ना हो, ये चेक करना था। तो एक तरीका है कि मतलब n/2 n/3 करते करते n/n-1 तक कर दो, जो मैंने यहाँ लिखा था इधर, और देख लो कि इनमें से कोई फैक्टर तो नहीं है। मतलब फैक्टर नहीं है कैसे या फैक्टर है कैसे पता करेंगे कि रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो फैक्टर है, किसी का रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा मतलब कोई भी इनमें से फैक्टर नहीं है। ये ठीक है, इतना हो गया। देन ये तो बहुत टीडियस हो रहा था, तो फिर ये हमने निकाला कि नहीं, अगर रूट n तक वेरीफाई कर ले जाए तो काम हो जाता है, राइट। तो रूट n तक वेरीफाई कर ले जाए तो क्यों काम हो जाता है, अगर इसमें जाओगे तो मतलब कोई काम का है नहीं, 7-8 मिनट लगेंगे समझाने में, जो पूरा वेस्टेज होगा, तो उस पर जा ही नहीं रहे कि क्यों बढ़ जाता है। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि रूट n तक निकाल लेंगे तो मतलब रूट n तक का ही हमें फाइंड करना है कि 2 से लेके रूट n तक कोई भी नंबर्स इसके फैक्टर यानी कि n के फैक्टर हैं कि नहीं, 2 to रूट n। अभी आप देखिए हमने इधर देखा था, मतलब इतने पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना भी आपको याद रहेगा तो इस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 1-1.5 मिनट में हो जाएगा। 80 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट के लिए, 1.5 मिनट तो मैथ के क्वेश्चन में, मतलब मैथ के लेंदी क्वेश्चन में तो 1.5 मिनट तो दे ही सकते हो ना, कभी कभी 2 मिनट भी लग जाता है, मतलब वर्थ इट है अगर वो सही हो रहा है, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे ना, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो इतने लेंदी होंगे। तो आपको अगर आता है तो मतलब कर देना चाहिए, राइट। क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन में डाउटफुल रहता है, मैथ्स वाला हमेशा श्योर शॉर्ट सही जाता है, तो मैथ्स में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कैलकुलेशन मिस्टेक में मानता हूँ होती है, बट वो उतना बहुत कम ही होती है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगी। बट कॉम्प्रहेंशन में तो आप कहो करके चले आओ, मतलब है ना, पता लगा 25 क्वेश्चन भी आ गए, करके चले आपने 25 के 25 कर दिए, हो सकता है 25 सही हो जाए, हो सकता है कि 3 ही 4 सही हो, मतलब कुछ हमेशा थोड़ा सा डाइसी हमेशा ही रहेगा। कभी आप गारंटी नहीं दे सकते हो, मैथ में गारंटी दे सकते हो कि हाँ ये तो पक्का सही है, तो इसलिए मैथ में आप सिंसियरली एफर्ट करिए, सही रहेगा, मतलब फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में 1.5 मिनट से थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा भी लग गए तो सबसे ज़्यादा टाइम तो मैथ में लगता है, तो पता ही है। तो मैथ में अगर टाइम लगा के सही कर रहे हो, लेंदी क्वेश्चन में टाइम लग गया है 1-2 में तो चिल है। अब सारे क्वेश्चन अगर ऐसे ही आने लगे तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1-2 ऐसा ही आ रहे हैं बट आपको ईजिली आ रहा है कि भाई गारंटी है कि हो जाएगा तो कर दो, राइट। हर क्वेश्चन में टाइम नहीं बचाना होता, कोई कोई मैथ का आप 30 सेकंड में भी करोगे, 25 सेकंड में भी करोगे, तो बाकी सेकंड्स क्या करोगे बचा के, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा मैथ का टाइम मैथ में ही लगाओ, हो सकता है कभी थोड़ा ज़्यादा लगे कभी कम लगे, वो तो एडजस्ट होता है पेपर के हिसाब से। बट हाँ बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा भी लेंदी क्वेश्चन देखा तो भाग गए, क्योंकि रिलेटिवली मतलब ऐसा होता है पेपर में एक्चुअली, जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंदी सा होता है ना, वो पढ़ने के बाद बहुत छोटा सा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है, सब स्टूडेंट का माइंड पता ही होता है कि क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच सकते हैं,
ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट करता है, क्वेश्चन भी वैसे ही बनाता है। जो क्वेश्चन पक्का बहुत लेंदी होगा, मतलब मैथ्स में तो यूजुअली हो जाता है बहुत लेंदी होगा देखने में, मैथ्स में डीआई में, उसमें जो पूछा होगा ना चीज़ वो बड़ी नॉर्मल सी होगी कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, जिनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, वो लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसके आंसर बता देंगे, राइट। तो ये मत कर देना कि लंबा क्वेश्चन देख के छोड़ दिया, कर देना उसको। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मल्टीपल्स, कहीं लिखे थे, हाँ ठीक है ये, ओके ठीक है, इधर कहीं लिखा था, मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ, आपको अभी ये बात एक चीज़ बतानी थी, मतलब यहाँ तक आप कर दोगे, 2 से रूट n तक सारे निकाल दोगे तो सही होगा। बस एक चीज़ और बतानी है कि जैसे मान लीजिए रूट n आया, जैसे मैंने 197 का एग्जांपल लिया था, तो इसमें रूट n आएगा अपना तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको इसमें 15 तक चेक करना है। जैसे मान लीजिए 170 होता तो 169 होता 13 का, तो 170 का रूट कितना होगा, 13 पॉइंट समथिंग, तो आपको यहाँ पे 14 तक चेक करना है। अगर मतलब अगर अंडर रूट लेने के बाद कोई इंटीजर आता है, मान लीजिए 169 ही होता तो इसका कितना आता 13, या 100 ही होता तो इसका कितना आता 10, तब आपको 13 तक और 10 तक ही चेक करना है। बट अगर मान लीजिए कि 13 पॉइंट समथिंग आ जाता तो 14 तक चेक कर लेते हैं, 14 पॉइंट समथिंग आता तो 15 तक चेक कर लेते हैं, यानी पॉइंट में स्टार्ट हो गया तो अगले वाले तक चेक कर लो, नहीं हुआ मतलब ऐसा समझ लो 14 है तो 14 तक चेक करना है, 14 से थोड़ा भी ज़्यादा है तो 15 तक चेक करना है, राइट। 18 है एग्जैक्टली तो 18 तक चेक करना है, या 21 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 22 तक चेक करना है, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। इसमें बस एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अगर मान लो आपको और वैसे तो काफ़ी छोटा हो गया कि 2 to रूट n आप चेक कर सकते हो, बट अगर और छोटा करना है तो मैंने आपको भी ये बताना चाह रहा था उधर दिखा के कि 24 जैसे मैं लिखा था तो क्या लिखा था 2 क्यूब इंटू 3, 35 है 5 इंटू 7, 8 था 2 क्यूब, 16 था 2 to the power 4, 9 था 3 स्क्वायर, 27 था 3 क्यूब, है ना, 54 था 2 इंटू 3 क्यूब, राइट। तो आप ये देखिए इसमें 2 3 5 7 2 2 3 3 3 2 3 कुछ भी है, ये सारे प्राइम नंबर्स के टर्म में लिख रहे हैं ना हम। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर n को a टू द पावर n1 इंटू बी टू द पावर n2 इंटू सी टू द पावर n3 इंटू डी टू द पावर n4, ऐसे अगर हम लिख रहे हैं किसी भी नंबर को, तो इसमें जो a b c d है, ए बी सी डी आर प्राइम नंबर्स, है ना। ये जो फैक्टर्स हम लिखते हैं इस तरह से करके, इसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखते हैं कि प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर 1 की पावर कुछ भी, इंटू प्राइम नंबर 2 की पावर कुछ भी, इंटू प्राइम नंबर 3 की पावर कुछ भी, इंटू प्राइम नंबर 4 की पावर कुछ भी, ऐसे ऐसे चलता है ये, राइट। तो इनको इसीलिए प्राइम फैक्टर से बोलते हैं। जैसे ये फैक्टर हुए 2 3 5 7, ये सारे इनके प्राइम फैक्टर हैं, राइट। ये फैक्टर तो है ही है भाई, अब 24 का फैक्टर तो 2 होगा ही, 12 आएगा, 3 भी फैक्टर होगा, बट ये कौन से वाले फैक्टर हैं, प्राइम वाले फैक्टर हैं, मतलब इनमें कॉम्पोजिट कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे होते ना 24 इंटू 6, मान लीजिए कुछ भी आता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको पहले इतना पता है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 6। अभी आप बोल दोगे 6 कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ बिल्कुल कॉम्पोजिट नंबर है। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इसका 1 2 3 और 6, तो 1 6 तो होने ही थे, 2 और 3 और आ गया, तो ये एक्स्ट्रा है। बट हम इसको अभी और ब्रेक करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 इस वाला इसमें चला जाएगा, 3 वाला इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू, सॉरी 2 क्यूब तो पहले से ही था, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। मान लीजिए ऐसा है अपने पास 1000 लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हुआ 5 इंटू 2, ये भी वही हुआ, ये भी वही हुआ, तो 2 की कितनी पावर है 3, 5 की कितनी पावर है 3, 2 क्यूब 5 क्यूब। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया 8000, 8000 में क्या है 1000 इंटू 8। अब बोल दोगे हाँ ये ठीक है 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बट 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं ठीक है 8 प्राइम नंबर नहीं, बिल्कुल सही, बट 8 ये फाइनल फॉर्म भी तो नहीं है ना ये। अभी 8 को और ब्रेक करेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे, तीनों यहाँ चले जाएंगे, 2 टू द पावर 6 5 क्यूब, है ना। अब मान लो इसमें आपने कर दिया 24000, 24000 ठीक है, मतलब 48000 कर दिया, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया आपने 6 से, 8000 था
उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 6 कितना होता है 48, तो 48,000 कर दिया। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 2⁴x 5 क्यूब इंटू 6। ठीक है, अभी 2 जो है वो प्राइम है, 5 जो है प्राइम है, बट 6 प्राइम नहीं है। ठीक है, बट ये 6 फाइनल भी तो नहीं है ना, पूरा ये फॉर्म फाइनल भी नहीं है। 6 को लिखेंगे फिर से 2 इंटू 3, 2 ये ऑब्जर्व कर लेगा, 3 का नया फैक्टर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2⁷ इंटू 3 इंटू 5 क्यूब ऐसे। तो कितना भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में यानी इस टर्म में लिख सकते हैं a⁴n1 इंटू b⁴n1 इंटू b⁴n2 इंटू c⁴n3 इंटू d⁴n4। वहाँ पे a b c d जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, n1 n2 n4 कोई भी इंटीजर्स हैं, राइट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बस आपको बस इसी लॉजिक को थोड़ा सा यूज करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, 2 to √n तक फाइंड कर रहे थे कि फैक्टर्स ऑफ n। हाँ, कोई यहाँ वो मत गलत कर देना, जैसे मान लीजिए 170 का फाइंड करना है ना, n = 170 है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं फाइंड करना है। तो पहली बात तो सीधे दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर नहीं है। पर मान लो कुछ होता कि हमें वो सब नहीं पता है, मान लो, है ना, वो सब यूज करके ऑब्वियसली करना है, ऐसे फाइंड तो नहीं करना है। बट कोई ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हो जिसमें आप ना देख पाओ कि 2 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है, कुछ है कि नहीं, तब बता रहा हूँ। तो 170 को पहले अंडर रूट किया तो कितना आया, 169 होता है 13 का, 13 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि 14 तक हमें फाइंड करना है। 2 to 14 ये फाइंड करना है हमें कि यहाँ तक कोई इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर 2 to 14 तक फाइंड कर लें एक तरीका। दूसरा और शॉर्टकट करने का है कि 2 उसका फैक्टर है फाइंड करो, पहले 2 उसका फैक्टर है कि नहीं n का फाइंड करो, दैट इज n/2 करो, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, देन 3 से चेक करो, देन 6k ±1 से चेक करो। 6k ±1 कहाँ से आया, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 के अलावा सबको 6k ±1 के टर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो अल्टीमेटली प्राइम फैक्टर्स के टर्म में होंगे। तो अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं है, मतलब प्राइम कोई भी प्राइम उनका फैक्टर नहीं है, तो कोई भी कॉम्पोजिट भी उनका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे कॉम्पोजिट नंबर्स प्राइम नंबर से मिलके ही बनते हैं, राइट। ये तो हुआ समझने के लिए। याद करने के लिए आपको क्या करना है, 2 to √n आपको अब तक इतनी बार बोल दिया कि याद ही हो गया होगा। उसके बाद अब आपको, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं इतने से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर और छोटा करना है तो 2, 3 और 6k ±1 से चेक कर सकते हैं। और 6k ±1 के फॉर्म में सारे प्राइम्स होते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन से पता चला है। जैसे हम k को 1 रख दें तो 6 ± 1, तो कौन कौन से नंबर आ गए, 5 और 7 प्राइम है। k को अगर हम 2 रख दें तो कितना आ गया, 12 ± 1, तो इससे कौन कौन से नंबर बने, 11, 12 - 1 एंड 13 ना। k को अगर हम 3 रख देते हैं तो कितना बना, 18 ± 1, ये कितना हो गया, 17 और 19। तो देखिए सारे प्राइम नंबर्स कवर हो गए। आप देखिए 5 और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 11, क्योंकि 8, 9, 10 तो प्राइम नंबर है नहीं। देन 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13, देन 13 के बाद कौन सा, 14, 15, 16 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 14, 16 तो 2 से ही मल्टीपल है, 15 तो 3, 5 सबसे है। देन 13 के बाद कौन सा है, 17, 17 के बाद 18 नहीं है, है ना, 2 × 9 एंड 2 × 3 × 3 कुछ भी कर दो। 6 भी फैक्टर है, 18 का 2 भी फैक्टर है, 18 तो चलो है ही है, 9 भी फैक्टर है, तो 18 नहीं होगा, देन नेक्स्ट 19 है। तो ये बाई ऑब्जर्वेशन ही आया है कि 6k ±1 के टर्म में सारे, इसमें सारे के सारे प्राइम्स कवर हो जाते हैं, मतलब बोथ साइडेड है कि इसके अलावा कोई प्राइम बचेगा भी नहीं 6k ±1 के फॉर्म में, 2 और 3, और ये 6k ±1 सारे के सारे यूज हो जाएंगे प्राइम को कवर करने में, राइट। ये दोनों अलग अलग बातें बोली मैंने, मतलब अगर 6k ±1 हमने सारे यूज कर लिए तो कोई प्राइम बचेगा भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सारे प्राइम को कवर करने में सारे के सारे 6k ±1 लग जाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता था ना कि 6k ±1 के फॉर्म में है प्राइम, बट सारे 6k ±1 पे नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो k = 1 पे मिल रहा है, k = 2 पे प्राइम नहीं मिल रहा है, k = 3 पे मिल रहा है, k = 4 पे प्राइम नहीं मिल रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। k = 1 पे भी प्राइम मिलेगा, k = 2 पे भी मिलेगा, k = 3 पे भी मिलेगा, मतलब सारे 6k +1 यूज हो जाएंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरा मैंने क्या बोला कि सारे के सारे प्राइम कवर हो जाएंगे, सारे के सारे प्राइम कवर हो जाएंगे, मतलब जैसे 6k +1 की 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आया, 5, 7,
6k प्लस माइनस 1 2 के करस्पॉन्डिंग, यानी k इक्वल 2 करस्पॉन्डिंग कितना है 1:13। 6k प्लस माइनस 1 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आया 17 एंड 19। तो ये सारे प्राइम्स हैं। अब इनके बीच में ऐसा होता है कि 7 से 11 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता, 11 से 13 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता, 5 से 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता, 13 से 17 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता, 17 से 19 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता। अगर ऐसा होता तो हम ये नहीं बोल पाते कि सारे के सारे प्राइम कवर हो जाएंगे, बट यहाँ पे सारे के सारे प्राइम भी कवर हो रहे हैं और सारे के सारे 6k प्लस माइनस 1 को यूज करने पे हो रहा है। बस ये दो केसेस अलग से हैं जो लिख दिए मैंने, 2 और 3। 2 और 3 दो ऐसे प्राइम हैं जो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, n का फाइंड करना है कि प्राइम है कि नहीं, ये फाइंड करना है। तो आप यहाँ से करो 2 to रूट n, है ना। रूट n अगर डेसिमल में है तो रूट n तक ही लो, जैसे 13 है तो 13 तक लो, 13.1 है तो 14 लो, है ना। 14.4 है तो 15 लो, 19.8 है तो 20 लो, 20 है तो 20 लो, है ना। 27 है मान लो ये तो 27 लो, 27 है तो 27 लो, 31 है तो 31 लो, पर 32.8 है तो कितना लोगे 33। आई होप इनफ एग्जाम्पल्स हैं, समझ आ गया होगा। रूट n निकालना है, बट अगर रूट n कोई भी डेसिमल आता है तो नेक्स्ट वाला इंटीजर ले लेंगे, अगर इंटीजर आता है तो वही वाला रखेंगे। तो 2 to रूट n सारे डिवाइड कर दो। अब यहाँ एक ये गलती मत कर देना कि आप रूट n क्या फैक्टर है कि नहीं चेक करने लग जा रहे हो। मतलब अगर 13 आया रूट n तो ये नहीं कि 13/2 13/3 ऐसे करके, नहीं, ये नहीं करना है। आपको फैक्टर्स तो n वाले ही चेक करने हैं, राइट। फैक्टर्स आपको n वाले ही चेक करने हैं और ये डिवाइड करके एग्जैक्टली आपको चेक भी नहीं करना है कि डिवाइड करके देखते, नहीं। डिवाइड मैंने लिखा है मतलब इसके फैक्टर चेक करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिवाइड ही करने लग जाओ वहाँ पे। फैक्टर्स चेक करने का मैंने 2 to 10 एक्सेप्ट 7 सारे बताए थे लेक्चर 1 में। ये भी प्राइम इसका लेक्चर चलिए नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में, नंबर सिस्टम के नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये फिर से एक बार कवर कर देंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कि ये डिविजिबिलिटी वाला रूल। बाकी आप लेक्चर 1 देख लीजिए, लेक्चर 1 छोटा सा ही आधे घंटे का, उसमें अच्छे से मैंने कवर कर रखा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का जैसे होता था कि इवन नंबर है, 3 से डिविजिबिलिटी का होता था कि सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, 4 से डिविजिबिलिटी का होता था लास्ट के 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, 5 से डिविजिबिलिटी का होता था कि नंबर के लास्ट में 5 है 0 है, 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता था कि 2 और 3 से डिविजिबल हो, दोनों से चेक करनी पड़ती थी। 7 से डिविजिबिलिटी कराई नहीं थी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो याद भी नहीं करना है आपको, है ना। वो बहुत ही रेयर केस आ जाएगा तो डिवाइड करके देख लेना। बाकी याद करके रूल लगाओगे, उससे अच्छा डिवाइड करके तब तक निकाल के आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच जाओगे। तो 7 का याद करने का मतलब नहीं। 8 का क्या था कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8 और नॉट। 9 का क्या था कि सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9। 10 का क्या था कि लास्ट में 0। ये मैं एक बार फिर से लिखूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको थोड़ा अगर जिसको याद नहीं होगा, बाकी फर्स्ट लेक्चर में करा दिया, आप जाके देख लो। तो 2 to रूट n हमें निकालना था, बट हमने सोचा थोड़ा और छोटा करें, तो 2, 3 और 6 के प्लस माइनस 1 वाले नंबर से ही निकालेंगे। किसके निकालेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ n बाई दीज नंबर्स। k को 1 डालेंगे तो 6 प्लस माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 1 7। k को 2 डालेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13। k को 3 डालेंगे तो क्या आएगा 18 प्लस माइनस 1, तो k को 18 प्लस माइनस 1 हो गया, तो 18 माइनस 1 इज 17 एंड 18 प्लस 1 इज 19। तो आपको शायद ये प्राइम नंबर्स निकालना आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी से सीधा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसको प्रॉपरली मतलब इसका एटलीस्ट नोट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। बाकी फॉर्मूला सीट आई होप आप लोग बना रहे होंगे कि जो फॉर्मूले जब तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका तो लिखिए एटलीस्ट, या जो थोड़े बहुत जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फॉर्मूले, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट उनमें जो फॉर्मूले या जो मेन की पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे था कि भाई रूट n है ना, रूट n वाले चीज़ याद रखनी थी, तो इसको कहीं से छोटा मोटा लिख लीजिए, है ना। डिविजिबिलिटी वाला तो जैसे एकदम रट ही लेना जिसको याद नहीं है, अभी मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। देन प्राइम नंबर निकालने का रूल क्या था कि एक और n तो होता ही है चलो फैक्टर, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो,
तो 2 to n-1 सारे फैक्टर चेक करने पड़ते हैं, बट वो तो बड़ा कम्बरसम होता है। तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि भाई रूट n तक चेक कर लो, काम चल जाएगा। क्यों रूट n तक काम चल रहा है वो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, कोई टाइम वेस्टेज है। अब अगर रूट n जो है अपना कोई इंटीजर ना के फ्रैक्शन आता है तो नेक्स्ट वाला इंटीजर लेते हैं। मतलब क्या है इसका कि 13.1 है तो 14, 14.4 है तो 15, 19.8 है तो 20, 32.8 है तो 33। देन उसके बाद थोड़ा और छोटा किया कि नहीं चलो इतने से भी काम नहीं, और छोटा करते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि सारे फैक्टर्स को, नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई प्राइम नंबर उनका फैक्टर नहीं है तो कोई कॉम्पोजिट नंबर भी उनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है ना। हमने यहाँ पे किया था ये, ऐसे कोई भी नंबर ले लो आप, है ना, 1000 लिया था, 8000 लिया था, 48,000 लिया था, कि पहले कॉम्पोजिट नंबर के टर्म में लिख दो। जैसे मतलब 8 इंटू 9 इंटू 6 कोई नंबर लिखा है या कोई भी नंबर आएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 6 जो भी नंबर आएगा, तो वो ठीक है, वो नंबर रिप्रेजेंटेड है यहाँ से n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही लिखा है। बट इसको और भी तोड़ सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 हो गया। फिर से प्राइम नंबर में आ गया, इंटू 5 इंटू 25 कर दो, वो कॉम्पोजिट नंबर है, बट 25 फाइनल नहीं होगा ना, 5 स्क्वायर है ना प्राइम नंबर। तो आप मतलब ऐसे कोई भी नंबर है सबको उनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी उनका फैक्टर नहीं है तो कोई कॉम्पोजिट नंबर भी उनका फैक्टर नहीं होगा। ये वाला एक लॉजिक आपको यूज़ करना था यहाँ पे, उससे काफ़ी प्रॉब्लम छोटी हो जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।